हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। राधे राधे। अरे राधे राधे। हाँ तो थोड़ा एनर्जी के साथ में रहा करो। हाँ जी भैया, हेडिंग लगा दीजिए। लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र हेडिंग लगा दीजिए भैया। लोक वाद्य यंत्र। चलिए, तो यहां पर अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक वाद्यंत्रों के बारे में। और लोक वाद्यंत्रों में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ध्यान से एक एक चीज को समझना भैया आप लोग। अगर हम लोक वाद्यंत्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक थ्योरी अपन यहां पर देखेंगे कि हमारे राजस्थान में और जो लोक वाद्यंत्र हैं इनको हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं भैया? चार। और ये चीज तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, और जिन्होंने शुरू से क्लास नहीं ली है वो ये चीज अच्छे से ध्यान रख लेना। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देना और थोड़ा बेस उसमें ज्यादा कर देना। हाँ जी भैया, तो ध्यान रखना, लोक वाद्यंत्र के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो लोक वाद्यंत्र कितने प्रकार के होते हैं भैया? चार। कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं हाँ जी, नंबर वन अपन यहाँ पर बात करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा तत्वाद्य यंत्र। नंबर वन क्या आ जाएगा आपके? तत्वाद्य यंत्र। नंबर दो पर बात करेंगे तो सुशिर। नंबर दो पर बात करें तो क्या आ जाएगा? तो नंबर दो पर अपने पास में आ जाएगा भैया सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र के बाद में अवनद। बोलो क्या आ जाएगा? तो सुशिर के बाद में आपके अवनद, और इसी अवनद को अपन एक नाम और देते हैं। इसी अवनद को अपन बोलते हैं ताल वाद्य यंत्र। बोलो क्या बोलेंगे? और एक आप लोग याद रख लेना, घन वाद्य यंत्र। तो बताओ राजस्थान में वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? वापस बोलो, राजस्थान में वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? नंबर वन तत्, नंबर दो सुशिर, नंबर तीन और नंबर चार। चलो वापस बोलो, नंबर एक क्या हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र। नंबर दो क्या हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र। नंबर तीन क्या हो जाएगा? अवनद या फिर क्या बोलेंगे? ताल वाद्य यंत्र। और नंबर चार पर क्या आ जाएगा? तो नंबर चार पर आपके आ जाएगा घन वाद्य यंत्र। अब इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भैया आपके तत् वाद्य यंत्र, तो एक बेसिक सी बात याद रखना, तत् तार। तत् बना किससे? तार। और जो तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो ये जरूर याद रख लेना, तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तत्वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तारों के माध्यम से, बोलो क्या लिखा मैंने यहाँ पर? तो जिनके अंदर अगर हम बात करें तो जिनमें और तारों के माध्यम से और किसकी उत्पत्ति होती है भैया? स्वरों की। बोलो किसकी उत्पत्ति होती है? तो तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है। वे वाद्य यंत्र आपके क्या कहलाते हैं बताओ? तो वे तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। बोलो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो हमारे राजस्थान में एक रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता में क्या होते हैं? तार होते हैं। और रावण हत्ता तारों के माध्यम से बज रहा है तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ही ध्यान रख लेना, मां सरस्वती के हाथ में वीणा। बोलो क्या हो जाएगा? कभी आपने मीराबाई का चित्र देखा हो तो मीराबाई के चित्र में क्या है? एक तारा। बोलो क्या हो जाएगा? एक तार का वाद्य यंत्र होता है, उंगली से बजाया जाता है। ध्यान रखना, अभी सारे आएंगे आपके। और एक उदाहरण और बता देता हूं, रामदेव जी के बजता है चार तार वाला, और चार तार है तो बोलो क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना कि जिनमें तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को कि तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो जाए तो क्या कहलाएंगे? तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर आते हैं अपने पास में सुशिर। अरे सुशिर का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं विंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड। विंड यानी हवा। अरे विंड यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर हवा भरनी पड़ेगी। सुशिर मतलब की हवा, इंग्लिश में बोले तो विंड। आई बात समझ में? तत्, तत् यानी तार, और तार को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंग। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, सुशिर वाद्य यंत्र क्या हो जाएंगे? सुशिर वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक मारने पर,
मुंह से फूंक मारने पर। तो मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है। मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है, तो वो वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अरे वापस बोलो, क्या कहलाते हैं? तो मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है, वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। समझ गए मेरी बात को? याद रख लेना कि मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति, तो वो क्या कहलाएंगे? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? ध्यान रखना। जैसे अरे भगवान कृष्ण की, अरे भगवान कृष्ण की शादी ब्याह में बजाई जाने वाली शहनाई, बोलो क्या हो जाएगी? शहनाई। मंदिर में बजाए जाने वाला, अरे मंदिर में बजाए जाने वाला शंख। सांप पकड़ने के लिए बजाए जाने वाला पूंगी, बोलो क्या हो जाएगा? और पूंगी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीन। ध्यान रख लेना। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, बोलो कौन सा? अभी सब बताऊंगा, अभी केवल डेफिनेशन याद रखो कि मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति हो तो क्या हो जाएगा? सुशिर। अवनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं? अगर अवनद वाद्य यंत्र बनना है तो कितनी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा? 2 शर्तों को पूरा कर दीजिए और आप क्या बन जाएंगे भैया? अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। गुरुजी 2 शर्तें कौन कौन सी? सबसे पहली बात, जानवर की खाल, मतलब कि चमड़ा लिख दूं तो चलेगा क्या? अरे बोलो चलेगा क्या? जानवर की खाल मतलब कि चमड़े से निर्मित हैं, तो वो वाद्य यंत्र आपके क्या हो जाएंगे? अभी नहीं होंगे। अभी तो ध्यान रखना, अभी तक तो नहीं हो सकते, क्योंकि रावण हत्ता में भी बकरे की खाल चढ़ी होती है। आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र रावण हत्ता, लेकिन वो तार होते हैं आगे। तो यहां तक तो आप अगर बोल रहे हो ना तो गलत बोल रहे हो। अभी एक कंडीशन और है, वो भी पूरी करो भैया। तो दूसरी कंडीशन क्या है? चोट द्वारा वादन, चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न। आई बात समझ में? चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न। अब वो चोट चाहे डंडे की हो चाहे वो हाथ की हो, लेकिन ध्यान रख लेना चोट द्वारा ध्वनि उत्पन्न। स्वर नहीं है, स्वर नहीं निकलेंगे। ये दोनों स्वर वाले हैं, वो दोनों ध्वनि वाले हैं। केवल इनमें स्वर निकलते हैं। ढोलक में काहे का स्वर निकाल लोगे? स्वर होते हैं सारे गामा पद निसा। कितना ही ढोलक को मार लो, आप लोग स्वर नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो यहां पर ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ढोलक, अरे बोलो क्या आ जाएगा? ढोलक तो सबने देखी है ना। ढोलक के अलावा ढोल लिख दूं तो ढोल, ढोलक। आई बात समझ में? ये दोनों तो भैया आपके जानवर की खाल से निर्मित है। दोनों तरफ जानवर की खाल चढ़ी हुई है और हाथ से बजेंगे। और ढोल किससे बजेगा? डंडे से। और बताओ नगाड़ा आएगा कि नहीं आएगा? नगाड़ा। और शेखावाटी में होली पर बजाए जाने वाला चंग, बोलो क्या आ जाएगा? चंग। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये सब जानवर की खाल से हैं, या तो हाथ से बजेंगे या डंडे से बजेंगे। जब आएंगे तब इनके बारे में देखेंगे। घन वाद्य यंत्र, अगर घन वाद्य यंत्र बनना है तो भी कितनी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा? 2 शर्तों को ध्यान रख लेना। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूं कितनी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। आप लोग कह रहे हैं धातु से निर्मित, आपने क्या बोला? चलो साहब, कुछ लोग तो मेरे को यही कहते हैं गुरुजी धातु से निर्मित। नहीं, धातु से निर्मित से काम कैसे चल जाएगा भैया? धातु से निर्मित होने से काम कैसे चल जाएगा? एक वाद्य यंत्र आता है, ध्यान रखना, बाकिया पीतल से निर्मित होता है। आई बात समझ में? तो धातु ही तो हो गई, लेकिन मुंह से फूंक मारने पर बज रहा है, तो बाकिया तो सुसिर में जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा? केवल धातु से निर्मित लिखने से काम नहीं चलेगा। दूसरी शर्त भी पूरी करो। बजेंगे कैसे? आपस में टकराने। ध्यान रखना, या तो आपस में टकराने पर बजेंगे, ध्यान रख लेना, आपस में टकराने या डंडे की चोट, आपस में टकराने या डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न, डंडे की चोट से ध्वनि उत्पन्न। तब जाकर के आपके वाद्य यंत्र क्या होगा भैया? तब जाकर के आपके वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ध्यान रखना। जैसे कि मंजीरा, बोलो जैसे क्या आ जाएगा? अब बताओ आप लोग, मंजीरा आपके धातु से बना होता है कि नहीं? और दोनों से बजता है कि नहीं? मंजीरे को बड़ा कर दूं तो झांझ, मंजीरे को बड़ा कर दूं तो झांझ। जैसे ही आप जाते हैं मंदिर में क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं ना। घड़े मंदिर में घंटी बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? तो वो भी तो धातु की है, टकराने पे ही तो बज रही है। और ध्यान रखना, मंदिर में बजाते हैं झालर। आरती के समय क्या बजाते हैं? तो आरती के समय झालर बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? वो भी धातु की है, डंडे से बज रही है ना। तब ध्यान रखना, ये चारों डेफिनेशन अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। तो बताओ वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं भैया?
4। वापस बोलो कितने प्रकार के? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। फिर बोलो नंबर 1। चलिए साहब, जो तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति दे उसमें क्या आ जाएगा? जो मुंह से फूंक मारने पर बजे, जानवर की खाल से बने हो लेकिन चोट द्वारा वादन होना चाहिए, और जो धातु के बने और टकराने या डंडे से बजे वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। समझ गए क्या बात को? अब इनमें से अपन एक एक कैटेगरी को लेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा? तो सबसे पहले अपने पास में जो वाद्य यंत्र आएगा वो आपके घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र आ जाएगा। ठीक है, ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सब कैसे वाद्य यंत्र है भैया? सब तत्वाद्य यंत्र है, सब तारों के माध्यम से बजेंगे। अरे डमरू ना है वो, भपंगे भाई। हाँ समझ रहे हैं? चलिए साहब, तो इधर देखिएगा। अब पहली कैटेगरी जो अपने पास में आती है वो फर्स्ट कैटेगरी अपने पास में कौन सी आ जाएगी? तो फर्स्ट कैटेगरी अपने पास में तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी है। अरे भैया एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है या निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र का नाम देके कौन सी श्रेणी में जाएगा? ऐसे प्रश्न 90% आते हैं। बाकी जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें से 10% प्रश्न आएंगे। तो ध्यान से सुन लेना, तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। मुझे तो सारे पता है लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो देखो आप लोग, आप एक फॉर्मूला याद रख लेना। एक फॉर्मूला ये अपना सेल्फ मेड है, ध्यान रखना। अगर कोई लिखा रहा है तो फिर वो कॉपी पेस्ट है। ये अपना सेल्फ, कोरोना में क्या खंड फालतू थे अपन, कोई काम तो था नहीं, तो बैठे बैठे यही काम किए थे। ये ट्रिक बनाई दमादम। मेरे को भी याद नहीं थे कोरोना से पहले, ईमानदारी से बता रहा हूं। पढ़ाता था लेकिन याद ना, मुझे आभूषण याद थे कोरोना से पहले, ना मुझे भैया ये याद थे ये, क्योंकि इनको कैसे याद करें, ढेरों होते हैं। कोरोना में फालतू बैठे बैठे ले यार, अब कुछ तो करेंगे, याद तो होनी चाहिए। फिर आभूषण की भी ट्रिक्स बनाई, ध्यान रखना। और फिर तो वो आभूषण की ट्रिक्स तो आज पूरे राजस्थान में घूम रही है। आई बात समझ में? तो इसको अच्छे से याद रखना आप लोग कि रावण गुजरी, ठीक है ना। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि एक महिला है जिसका नाम क्या है? रावण गुजरी। बोलो क्या नाम है भैया? अब ये जो रावण गुजरी है ना, ये भाई साहब तत्वाद्य यंत्र बहुत जोरदार बजाती है। आई बात समझ में? कौन सा वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। अब महिलाओं में थोड़ी सी ज्वेलियस वाली प्रवृत्ति होती है नहीं? देख, तेरे को बड़ा पता है, तो ध्यान रखना। तो भाई इसकी एक सहेली वो इससे चिड़े साहब बार बार कि भाई यार ये इतना, इसका इतना नाम है, ये इतना जोरदार वाद्य यंत्र बजाती है, लेकिन क्या करे, पक्की सहेली है, ध्यान रखना। तो वो अपनी सहेली को कहती है, बोले रावण गुजरी तू वाद्य यंत्र बजा। मैं भी आज देखती हूँ कि मेरे चिढ़ने की हद कहां तक है, ठीक है ना। तो वो कहती है कि रावण गुजरी चिड़ू जब तक। क्या कह रही है? रावण गुजरी चिड़ू जब तक। ध्यान रख लेना, रावण गुजरी चिड़ू जब तक। इधर देख लेना, रावण गुजरी चिड़ू जब तक, बै ये आएगा और खे आएगा, ध्यान रखना। रावण गुजरी चिड़ू जब तक, साईं के रब का, साईं के रब का सुर दो। ध्यान रख लेना। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि रावण गुजरी चिड़ू जब तक, साईं के रब का सुर दो। चलिए साहब एक बार फिर बोलो क्या लिखा है? रावण गुजरी चिड़ू जब तक, साईं के रब का सुर दो। फिर बोलो क्या है? एक बार फिर बोलो क्या? रावण गुजरी चिड़ू जब तक, साईं के रब का सुर दो। फिर बोलो क्या? रावण गुजरी चिड़ू जब तक, साईं के रब का सुर दो। एक बार फिर बोलो, रावण गुजरी चिड़ू जब तक, साईं के रब का सुर दो। मतलब तू तो वाद्य यंत्र बजा, मैं भी देखती हूँ आज मैं कितना तेरे से चिढ़ती हूँ साहब। आई बात समझ में? तो ये अपने को याद होना चाहिए। अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र बनेंगे भैया। सबसे पहले अपने पास में क्या है? रावण। और रावण से क्या बनाओगे भाई? अरे बोलो रावण से क्या बनाओगे? तो लो साहब आप कह रहे हो तो यहां पर मैं लिख देता हूं रावण हत्ता, कोई दिक्कत? फिर अगला क्या है बताओ? गुजरी। बोलो क्या लिखा हुआ है भैया? तो अगला वर्ड आ जाएगा गुजरी, और गुजरी से बनेगा गुजरी, क्योंकि रावण हत्ता का छोटा रूप क्या होता है? समझ में आ गई बात यहां पर? फिर इसके बाद में देखो आप लोग क्या है? ची, ध्यान रखना, ची। फिर उसके बाद में डू, फिर उसके बाद में ज, और फिर उसके बाद में भ, ध्यान रख लेना। अब अपन आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या है? त। त के बाद में क्या आ जाएगा? त के बाद में लिखा चिड़ू जब तक। फिर साईं, साईं, साईं के, कोई भी साइलेंट नहीं है, ध्यान रख लेना, सिंगल वर्ड साइलेंट नहीं है इसके अंदर।
यही तो बढ़िया बात है इसकी। रब का सुर दो, लो साहब यही है ना अपने। तो इनके बारे में एक बार लिख लेते हैं भैया। तो बताओ रावण से तो क्या बना? अरे रावण से क्या बना? गुजरी से क्या बना? ची से बनेगा चिकारा। बोलो ची से क्या बनेगा? वापस बोलो ची से क्या बनेगा? अरे डू से बनेगा डुकाको। बोलो क्या बन जाएगा? डुकाको, या दुकाको भी बोल सकते हो, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? डुकाको या फिर दुकाको। जैसे जंतर, अरे जैसे क्या बनेगा? और भय से भपंग। बोलो भय से क्या बनेगा? एक भपंग होता है, एक अपंग होता है। दोनों नाम यही लिख रहा हूं जिससे याद रहे, भपंग और अपंग। अरे तय से बनेगा तंबूरा। क्या बन जाएगा? तंबूरा, जिसको तुम चौतारा भी बोलते हो। क्या बोलते हो जिसको? जिसको तुम चौतारा भी बोलते हो। खे, खे से बनेगा खम्मच। चम्मच नहीं है, क्या है? खम्मच। खम्मच नाम पता है क्यों पड़ा? चम्मच की आकृति का ही है, इसलिए खम्मच बोलते हैं उसको। आई बात समझ में? और सह से बनेगा सारंगी। अरे सह से क्या बनेगा? वापस बोलो सह से। ई से बनेगा इकतारा। बोलो ई से क्या बनेगा? तो ई से बनेगा भैया इकतारा। बोलो क्या बन जाएगा? और भैया देखो तय से तंबूरा, या फिर तंदूरा भी बोल सकते हो इसको। एक नाम और लिखूंगा इसका, तंदूरा। बोलो क्या हो जाएगा? तो तय से तंदूरा, तो के से केंदूरा। के से क्या हो जाएगा? केंदूरा या फिर केनरा। केंदूरा या फिर केनरा। केनरा बैंक की नहीं होता, केनरा ध्यान रखना वाद्यंत्र भी होता है। फिर रब से रबाब। बोलो रब से क्या हो जाएगा? एक होता है रबाब, एक होता है रबाज। एक रबाब और एक क्या हो जाएगा? और का से बनेगा कमायचा। बोलो क्या हो जाएगा? कमायचा। वैसे इसको बोलते हैं कमायचा। क्या बोलते हैं इसको? कमायचा बोलते हैं, ध्यान रख लेना इसको। और सुर से बनेगा आपके सुरमंडल। बोलो क्या बनेगा? तो सुर से बनेगा सुरमंडल, या फिर एक बन जाएगा सुरिंदा। बोलो क्या बनेगा? सुरिंदा। ये ध्यान रखना, सुरमंडल या फिर सुरिंदा। और दो से दो तार होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? दो तारा। बोलो क्या हो जाएगा? अब उस एग्जामिनर की जितनी औकात है ना वो पूछ ले भैया अपने से, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। आई बात समझ में? ये अंत है भैया। कोई 2 लिखा देगा, कोई 5 लिखा देगा, अपन ने सारे ही लिखा दिए। समझ में आ गई बात? तो पहले तो बोलो ट्रिक क्या है? रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। फिर बोलो क्या? चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। बोलो रे भैया रावण का मतलब? अरे गुजरी का मतलब? ची का मतलब? डू का मतलब? जय का मतलब? भय का मतलब? तय का मतलब? खे का मतलब? सा का मतलब? ई का मतलब? के का मतलब? रब का मतलब? रबाब या फिर रबाज। का मतलब? सुर का मतलब? सुरमंडल। और दो का मतलब? फिर बोलो क्या ट्रिक है? देखे, रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। ध्यान रखना। फिर बोलो रावण का मतलब? गुजरी का मतलब? ची का मतलब? डू का मतलब? जय का मतलब? भय का मतलब? तय का मतलब? है का मतलब? सा का मतलब? ई का मतलब? के का मतलब? रब का मतलब? का मतलब? सुर का मतलब? या फिर सुरिंदा। और दो का मतलब? क्या ये चीज याद हो जाएगी क्या? 100% ध्यान रख लेना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आप लोग लिखो यहीं से। लोक नृत्य वाले का रिजल्ट आ गया क्या? वो एक टेस्ट लिया था ना तुम्हारा, नहीं आया? आ गया क्या? आंसर की डाल दी? ऑनलाइन वालों के भैया आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं उसकी टेस्ट की, तो आप उसको देख लेना भैया। ऐप में पीडीएफ डाल दूंगा वो मैं। तो आंसर की मिला ली क्या तुमने? 100 क्वेश्चन थे ना? किसके 90 प्लस सही है? 1 2 और भाई साहब 95 प्लस।
एक और गजब कर दिया तुमने तो भाई साहब। ऐसा भी है कि 100 में 100 ही सही है। 99, 98, 97, 97, 96, 95। वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहब। नहीं लग सके ना, इतको ही लगेगी भैया, मुझे बता दियो। अरे मैं मेवाती बोलता हूँ, मेरा मेवात से संबंध नहीं है, ध्यान रख लेना तुम। सही तुम्हें लगे बोले गुरुजी भरतपुर के ही दिखे। वो मेरे साथ क्या रहते हैं, हमारे कृष्णा सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं ना, जानते होंगे। वो क्या वही मेरे साथ रहते हैं मेरे, ठीक है ना, मतलब कोचिंग कोचिंग के अलावा ज्यादातर टाइम उनके साथ ही रहता है फिर। क्या कह रहे हो, हाँ जनुतर के हैं वही साहब। तो उन्होंने इतनी सिखा दी भैया कि मैं खुद की भाषा ही भूल गया। वो कहते हैं हाँ मिक्स मिश्रित, ढूंढाड़ी मिश्रित मेवाती। जब भाषाएं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये तो अपन ने क्या संगीत की यूनिट ले ली, इसको कंप्लीट ही करेंगे अब। इसका रगड़ा खत्म, फिर लेंगे राजस्थानी भाषा। काट गई। अरे वो तो मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इसलिए। कल वो पैर वाली थोड़ी सी। तुम्हारे बैच में तो शायद मेरी कल पहली छुट्टी हुई होगी, है ना, जब से क्लास लग रही। लिख लिए क्या? तो राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन कर दिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ। 15 तो मैथ के कर दिए, 15, और 15 ही इंग्लिश। 15 हिंदी, 15 इंग्लिश और 20 मैथ। 10 मैथ नहीं, 10 नहीं, ज्यादा है। 15 है ना, हाँ। 20 सामान्य ज्ञान के। 50 नंबर की आपके कर दी राजस्थान जी के, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी। और उसमें ध्यान रखना ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही बात समझ में, अरे सब में यही है। स्टूडेंट बस दिमाग लगाए बस। जो चीजें आप थर्ड ग्रेड में पढ़ रहे हो ना, वही चीजें सारे कंपटीशन में लगभग लगभग मिल जाती है। आगे बढ़े। चलिए साहब ये लिख लीजिए।
जी आगे बढ़े। हाँ जी, तो ध्यान रखना तत्व वाद्यंत्र अपन ने देखा। अब इनके अंदर जो महत्वपूर्ण वाद्यंत्र है ना, वो अपने को थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। और महत्वपूर्ण वाद्यंत्र में अपने पास सबसे पहले क्या आ जाएगा भैया? रावण हत्ता। बोलो कौन सा वाद्यंत्र आएगा सबसे पहले? तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपके कौन सा वाद्यंत्र है भैया? ये आपके रावण हत्ता वाद्यंत्र है। आई बात समझ में? ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब आप लोगों को लगता ही होगा, ये आप मेरी पुरानी कोई भी क्लास उठा के देख लो, किसी में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, सीधे पढ़ा दिए, ठीक है ना। कल तत्वाद्यंत्र बनाने बनाने में पर देख लो आप रात के 2 बज गए। मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर ही लेते हैं इसको। तो ध्यान रखना पूरे तत्वाद्यंत्र कल तैयार किए, ठीक है ना। हालांकि आप लिख रहे हो इसको, बहुत बढ़िया बात है। मैं नरेंद्र जी को बोल दूंगा, वो आपको इसकी क्या दे देंगे? पीडीएफ निकलवा करके दे देंगे। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। चलिए तो रावण हत्या के बारे में बात करेंगे। और ऑनलाइन में अगर कोई है तो उसके तो जाती है पीडीएफ वैसे ही, बाकी आप लोगों को मैं निकलवा करके दे दूंगा। चलिए तो इधर देखिएगा, रावण हत्या के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर लिखूं रावण हत्या को लेकर के, तो ये ध्यान रखना ये आपके राजस्थान का, अगर हम बात करें कि ये आपके राजस्थान का प्राचीनतम तत्वाद्यंत्र है। इसके बारे में कहते हैं कि सबसे प्राचीन तत्वाद्यंत्र यही माना जाता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो कि राजस्थान का प्राचीनतम तत्वाद्यंत्र आपके यही माना जाता है। और इसके बारे में यूं कहते हैं कि गुरुजी इसका नाम रावण हत्या क्यों है? क्योंकि ये मूलतः रावण का वाद्यंत्र ही तो था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और रावण क्या बजाया करता था भैया? तो ये ध्यान रखना मुख्यतः ये मूलतः रावण का वाद्यंत्र था। और यूं कहते हैं कि हनुमान जी इसको लंका से लेकर आए थे, हनुमान जी इसको लंका से लेकर के आ गए थे भैया। अब अपने यहाँ राजस्थान में कहाँ काम में लिया गया? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लोकनाट्य में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। बाबूजी पढ़े थे क्या? हमने तो रामदेव जी भी पढ़ा था, आप देख लेना। बाबूजी और दूसरा नाम क्या है? रामदेव जी। इन दोनों की फड़का वाचन करते समय, बाबूजी और रामदेव जी की फड़का वाचन करते समय कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाएगा? बोलो। तो ये ध्यान रखना फड़का वाचन करते समय बजाया जाता है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये जरूर याद रखना, फड़का वाचन करते समय बजाया जाता है। बताइए कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्या बजाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों चीज बता रखी है मैंने, उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, ये दो ही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और फिर इधर देखो आप लोग, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे लोक देवता और है डूंग जी जवार जी। ध्यान रख लेना क्या नाम आएगा भैया? हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के देवता मानते हैं इनको अपन। ध्यान रखना डूंग जी और जवार जी। तो डूंग जी और जवार जी के भक्तों द्वारा, डूंग जी एवं जवार जी के भक्तों द्वारा क्या बजाया जाएगा बताओ? भक्तों द्वारा रावण हत्या बजाया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज भी आप लोग जरूर याद रख लेना कि डूंग जी जवार जी के भक्तों द्वारा रावण हत्या बजाया जाता है, बजाया जाता है। अब एक चीज तो आपके ये, दूसरी बात अगर इधर देखोगे तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा डाक टिकट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डाक टिकट है, ध्यान रखना 500 मतलब 5 रुपए का। कितने रुपए का है ये? 5 रुपए का। और यहाँ लिखा है 2020, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो 2020 में रावण हत्या पर कितने का डाक टिकट जारी हुआ? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना भैया कि अगर रावण हत्या के बारे में बात करें तो भाई आपके 2020 में, बोलो कब की बात कर रहा हूं? 2020 में। और आपके रावण हत्या पर, बोलो किस पर? रावण हत्या पर। और कितने का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और डाक टिकट बताओ राज्य सरकार जारी करती है या केंद्र सरकार? ध्यान रखना केंद्र सरकार जारी करती है। तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब अगर मैं बात करता हूं ये जो रावण हत्ता होता है, इस रावण हत्ता के बारे में बात करूं तो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो ये रावण हत्ता, ये रावण हत्ता। अब यहां पर थोड़ा सा इसका जो मुंह है ना वो बैक साइड है, और ये क्या होता है आपके आधा कटा नारियल। बोलो क्या हो जाएगा, ये आधा कटा नारियल। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, आधा कटा नारियल। मैं यूं लिख सकता हूं कि बैक नहीं होगा, यही तो दिक्कत है। कोई ना भी आ जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो। जाएगा कहां ये, अपने से बाहर कहां जा सकता है, इसकी औकात भी कहती। आ गया ना? तो अपने से बाहर इसकी औकात ही नहीं इतनी, तो ये अपने को छोड़ के कहां जाएगा ये। ध्यान रखना, मैं यहां पर कह सकता हूं कि आधे कटे नारियल का खोल, आधे कटे नारियल का खोल। तो यहां पर अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये आपके आधे कटे नारियल का खोल हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहां पर? और ये जो आधे कटे नारियल का खोल है, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने क्या कर दी भैया, बकरे की खाल चढ़ा दी। बोलो क्या कर दी इसके ऊपर है? तो इसके ऊपर हमने बकरे की खाल चढ़ा दी, ध्यान रख लेना। लेकिन अभी तक तो अवनद की जैसा लग रहा है, अभी तक तो अवनद की कैटेगरी में है। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखो ये क्या है भैया इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर आपके तार हो जाएंगे। और इसके अंदर कहते हैं कि 5 से लेकर के कितने तार होते हैं, तो 5 से 9 तार होते हैं, ध्यान रख लेना। और इन तारों को कहते हैं पुखबाज। बोलो तारों को क्या कहते हैं? तो इन तारों को कहा जाता है आपके पुखबाज। आई बात समझ में? ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इनको बोलते हैं भैया खूंटिया। बोलो क्या बोलेंगे इनको? तो इनको खूंटिया बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और अपने म्यूजिक की भाषा में इनको मोरनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? तो म्यूजिक की भाषा में इनको मोरनिया कहा जाता है। तो ये तो हो गए आपके तार, 5 से 9 तार होते हैं जिन्हें पुखबाज कहते हैं। ये बजेगा किससे? अरे ये बजेगा गज, इसको क्या बोलेंगे? तो ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो गज की सहायता से वादन किया जाएगा। किसकी सहायता से? गज की सहायता से वादन। वादन मतलब समझते हो ना, बजाना। यही बात समझ में? गज की सहायता से बजाया जाएगा। और गज में देखो यहाँ पर क्या बंधे हुए हैं, तो गज में यहाँ पर घुंघरू बंधे हुए हैं। थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए यहाँ पर क्या बांध देते हैं भैया, घुंघरू बांध देते हैं। ये देख लो, ये भाई साहब बजा रहे हैं आपके, ये कौन सा वाद्य यंत्र है भैया? रावण हत्ता। ये जो भी आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है, ये सब क्या है? मोरनिया। ये तार है, ये आधा कटा नारियल जिस पर बकरे की क्या कर दी है भैया, खाल चढ़ा दी गई है। आई बात समझ में? तो मुख्य रूप से बजेगा किससे? तारों से। तो तारों से बजेगा तो तत्वाद्य यंत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? तो हम राजस्थानी परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करते हैं कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र कैसा होता है, तो वो आप लोग देख लीजिए। रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बात करें तो जैसे देखो ये भाई साहब बजा रहे हैं आपके, ये नहीं है, ये तो लपोड़ है, ये ब्रांड एम्बेसडर। ये जो वाद्य यंत्र है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे हैं भैया? तो ये ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हैं ये रावण हत्ता। राजस्थान के राज्य गीत की धुन थी, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, ये आपके जो वाद्य यंत्र अपन ने यहाँ पर देखा, ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो ये आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र हो जाएगा। समझ गए पूरी बात को? अरे कोई दिक्कत इसके अंदर? ये ध्यान रखना। तो हेडिंग लगाओ रावण हत्ता। रावण हत्ता लिखो इसमें, राजस्थान का प्राचीनतम तत्वाद्य यंत्र, राजस्थान का प्राचीनतम तत्वाद्य यंत्र
राजस्थान का प्राचीनतम तत्वाद्य यंत्र। नीचे लिखना मूलतः। मूलतः रावण का वाद्य यंत्र। फिर लिखो, नीचे लिखना पहले, आधे कटे नारियल के खोल पर, आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर, आधे कटे नारियल की खोल पर बकरे की खाल चढ़ाकर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, बनाया गया वाद्य यंत्र जिसमें 5 से 9 तार, जिसमें 5 से 9 तार, 5 से 9 तार ब्रैकेट में लिखना पुखबाज होते हैं। 5 से 9 तार ब्रैकेट में लिखना पुखबाज होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, तारों को कसने के लिए, तारों को कसने के लिए खूटियां ब्रैकेट में लिखना मोरनियां, खूटियां ब्रैकेट में लिखना मोरनियां होती हैं। मोरनियां होती हैं। फिर नीचे लिखो, इसे गज की सहायता से बजाया जाता है, इसे गज की सहायता से बजाया जाता है, इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। फिर ये बाकी की बातें लिख दो, बाबूजी, रामदेव जी, डूंग जी, जवार जी और डाक टिकट तक। लिख लिए? लास्ट में एक नोट लगा के लिखना,
नोट लगा के लिखना। इसे दाएं हाथ में गज के माध्यम से तथा बाएं हाथ की अंगुली का प्रयोग करते हुए बजाया जाता है। सामने आपके एक चित्र है, उसमें आप देख भी सकते हैं कि दाएं हाथ से तो क्या हो रहा है भैया, गज, और ध्यान रखना बाएं हाथ में क्या काम आ रही है, अंगुली। तो बाएं हाथ की तो अंगुली चलती है और दाएं हाथ से क्या चलता है भैया, गज चलता है। तब आपके कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा भैया, रावण हत्ता। तो ये अपने रावण हत्ता के बारे में बात होगी। रावण हत्ता के बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है कौन सा, जंतर। जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे जंतर वाद्य यंत्र, ये आपके ध्यान रखना ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, पहली बात तो जंतर। अब जंतर के बारे में आप लोग इधर देखिएगा भैया, ये जो जंतर वाद्य यंत्र होता है ना, इस जंतर वाद्य यंत्र में अगर मैं बेसिक बात करूं सबसे पहले, तो इसमें आपके टोटल, ध्यान से सुन लेना, ये जो जंतर वाद्य यंत्र है इसमें आपके टोटल 5 से 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं भैया, 5 से 7 तार होते हैं, पहली बात तो ये याद रखना। और ये जो दो आप देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं तुम्बे। क्या बोलते हैं इनको, तुम्बे बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है भैया, तो इसके अंदर 2 आपके तुम्बे होते हैं, ये भी याद रख लेना। समझ में आ गई बात यहाँ पर। बाकी तो ये खूंटियां लगी होती हैं, ठीक है ना। अब मेन बात इधर देखो क्या क्या निकल करके आती है। ये जो आपके जंतर वाद्य यंत्र है, इसको कहीं ना कहीं मैं क्या कहूंगा, वीणा का आरंभिक रूप। बोलो क्या कहूंगा, वीणा का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कि वीणा का आरंभिक रूप किसे कहा जाता है, जंतर को कहते हैं वीणा का आरंभिक रूप। ये कहीं ना कहीं अब जो आप मां सरस्वती की अपन वीणा देखते हैं, वो वीणा जो होती है उसकी शेप भी तो ऐसी होती है ना, कि अगर मैं वीणा के बारे में बात करूं तो वीणा की शेप कहीं ना कहीं आपके, ध्यान से सुनना, इसी प्रकार की आपके वीणा की शेप होती है भैया। आई बात समझ में। फिर यहां जाकर के ये आपके तकरीबन किसकी शेप होती है भाई, ये वीणा की शेप होती है, जो मां सरस्वती के हाथ में जो वीणा है। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें भी 2 तुम्बे हैं। तो वीणा का आरंभिक रूप, कभी वीणा ऐसी रही होगी, तो ये 2 तुम्बों से ही फिर बाद में जाकर के डिजाइन किया, तब क्या बनी आपके वीणा। आई बात समझ में। ध्यान रखा, अपन कोई भी चीज बना देते हैं तो पहले मान लो मोबाइल आया था, तो शुरुआत में ही आज जैसे आ गए थे क्या, नहीं, पहले मोबाइल आया, धीरे धीरे डेवलप होता गया। तो पहले जंतर आया, जंतर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बना दी, वीणा बना दी। तो इसको वीणा का आरंभिक रूप कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था, बगड़ावत गुजर जाति के भोपों द्वारा, बगड़ावत गुजर जाति के भोपों द्वारा, जरूर याद रख लेना कि बगड़ावत गुजर जाति के भोपों द्वारा, किस लोक देवता के, तो बगड़ावत गुजर जाति के भोपों द्वारा देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय, ध्यान रखना, देव नारायण जी की फड़का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, तो ये ध्यान रखना, फड़का वाचन करते समय बजाया जाता है। जो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना, तो फड़का वाचन करते समय बजाया जाता है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना। फिर इसके बाद में एक बात और आती है भैया, ये जो जंतर वाद्य यंत्र है, ये आदमी बैठा है खड़ा है, ध्यान रखना, जंतर को कहां डाल रखा है, बस ये जरूर याद रखना। समझ गए, मतलब कि मैं यूं कहूंगा, इसे खड़े होकर एवं गले में डालकर, और किसकी सहायता से बजा रहा है, देखो अंगुलियों के माध्यम से बजाया जाता है। समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है आपके, तो ये याद रखना, अंगुलियों के माध्यम से बजाया जाता है। फिर एक चीज और निकल करके आती है भैया, और वो एक चीज क्या निकल करके आ जाएगी भैया, और इसका प्रमुख क्षेत्र, मतलब कि ये वाद्य यंत्र आपके राजस्थान में कहां बजेगा, अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, देवनारायण जी मतलब अजमेर, पक्का ही बजेगा अजमेर। गुजर भीलवाड़ा में भी बहुत है, तो भीलवाड़ा। और बोलो टोंक, बोलो कहां बजेगा, टोंक। और एक आपके ब्यावर, एक आपके
ब्यावर। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और ब्यावर, यहाँ देवनारायण जी के भक्तों की ध्यान रखना। और मैं यूं कहूंगा कि उनका और बाहुल्य क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में आपके मुख्यतः कौन सा जंतर वाद्य यंत्र बजेगा। समझ गए बात को? फटाफट से नोट कीजिएगा इसको भी। ये आप नोट कर लीजिए, कल अपन इस तत्वाद्य यंत्र को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।